अर्थशास्त्र के हर किताब बचपन से हमें यही सिखाया जाता ना कि जो प्रतिस्पर्धा है यानी कंपटीशन बाजार के लिए सबसे अच्छा है। बिल्कुल, बचपन से यही सुनते आ रहे हैं। हाँ, मतलब जितनी ज्यादा होड़ होगी, जितनी ज्यादा लोग compete करेंगे, उतना ही बेहतर रिजल्ट निकलेगा। लेकिन क्या हो अगर सिलिकॉन वैली का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर और पेपाल का को फाउंडर ये कहे कि यार कंपटीशन सिर्फ हारने वालों के लिए है। ये काफी बड़ा स्टेटमेंट है। राइट। और अगर सच में सफल होना है तो आपको एकाधिकार मोनोपोली बनानी पड़ेगी। ओके, लेट्स अनपैक दिस। आज की हमारी इस डीप डाइव का टॉपिक है पीटर थिल की बहुत ही फेमस किताब 0 to 1। और हमारा मकसद सिर्फ ये समझना नहीं है कि बिजनेस कैसे होता है, बल्कि स्टार्टअप और इनोवेशन की पूरी दुनिया को देखने का जो नजरिया है ना, उसे पूरी तरह से डिकोड करना है। सही कहा। और मैं कहूंगी कि ये किताब ना लिटरली ह्यूमन प्रोग्रेस और इनोवेशन को एक बिल्कुल अलग चश्मे से देखती है। जब हम दुनिया में कुछ बदलने की बात करते हैं तो अक्सर लोग उन्हीं घिसे पिटे रास्तों पर चलते हैं जो पहले से मौजूद है। हाँ, बने बनाए रास्ते। एग्जैक्टली। लेकिन पीटर थील की जो आइडियोलॉजी है वो उन लोगों के लिए है जो इस दुनिया में कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जिसका पहले कभी वजूद ही नहीं था। ये सिर्फ कोई प्रॉफिट कमाने का ब्लूप्रिंट नहीं है, बल्कि ये समझने का एक पूरा फिलॉसॉफिकल फ्रेमवर्क है कि फ्यूचर असल में बनता कैसे है। मेक सेंस। तो चलिए इस फ्रेमवर्क के एकदम बेसिक पर चलते हैं। पीटर थील का जो सबसे पहला सिद्धांत है वो प्रोग्रेस को दो हिस्सों में बांटता है, 1 से n और 0 से 1। अब सुनने में ये किसी मैथ्स के फॉर्मूले जैसा लगता है, राइट? हाँ बिल्कुल। तो इसके पीछे की असल सोच क्या है? तो मैं बताती हूँ, इस पूरी किताब की जो नींव है ना, वो इसी डिफरेंस पर टिकी है। दुनिया में जो तरक्की होती है वो बेसिकली दो तरह की होती है। पहली है 1 से n यानी 1 to n, राइट, जिसे हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है उन चीजों की कॉपी करना जो पहले से काम कर रही हैं। राइट। मान लीजिए किसी ने एक टाइपराइटर इन्वेंट किया। अब उस एक टाइपराइटर को देखकर कोई फैक्ट्री लगाता है और 100 या 1000 टाइपराइटर बना देता है। राइट, मतलब प्रोडक्शन बढ़ा देना। हाँ, ये 1 to n है। आज के टाइम में जो ग्लोबलाइजेशन है वो इसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एक देश में कुछ चला, उसे पूरी दुनिया में फैला दो, मतलब सब कुछ एक जैसा होता जा रहा है। तो क्या 1 to n का मतलब ये हुआ कि एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाला मार्केट है और वहां किसी ने एक और नई कॉफी शॉप खोल दी। एग्जैक्टली। मतलब कॉफी शॉप्स तो पहले से ही हैं, बस एक और ऐड कर दी। जबकि 0 से 1 का मतलब शायद ये होगा कि कोई ऐसी मशीन ही बना दे जिससे लोगों को नींद की जरूरत ही ना पड़े। अरे वाह, ये काफी इंटरेस्टिंग एनालॉजी है। और हाँ, इस एग्जाम्पल से दोनों का फर्क एकदम क्लियर हो जाता है। 0 से 1 का मतलब है वर्टिकल प्रोग्रेस। ये तब होता है जब कोई कुछ बिल्कुल नया बनाता है, जैसे टाइपराइटर के बाद सीधा कंप्यूटर का आविष्कार कर देना। क्योंकि टाइपराइटर को आप कितना भी अच्छा बना लो, वो रहेगा तो टाइपराइटर ही। बिल्कुल, उसमें आप कितनी भी नई चीजें जोड़ दो, वो कभी कंप्यूटर नहीं बन सकता। कंप्यूटर के लिए एक बिल्कुल नई सोच, एक नई टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। और यही असली इनोवेशन है। 1 to n बहुत आसान है क्योंकि रास्ता पहले से तय है। हाँ, सबको पता है कॉफी शॉप कैसे चलती है। राइट। लेकिन 0 से 1 जाना ना बहुत डरावना होता है, क्योंकि वहां कोई मैप नहीं है, कोई रूल्स नहीं है जो पहले से लिखे गए हों। ये वाकई सोचने वाली बात है। लेकिन अगर 0 से 1 जाना इतना ही माइंड ब्लोइंग है, इतना क्रांतिकारी है, तो दुनिया का इतना बड़ा हिस्सा 1 to n में ही क्यों फंसा हुआ है? मतलब बिजनेस की दुनिया में लोग सिर्फ एक दूसरे से लड़ने या दूसरों के आइडिया कॉपी करने के पीछे क्यों भागते हैं? और मुझे लगता है यही सवाल हमें इस किताब के सबसे शॉकिंग थॉट की तरफ ले जाता है। हाँ, और वो थॉट है कंपटीशन हारने वालों के लिए है। मतलब ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमारी कन्वेंशनल थिंकिंग पर सीधा वार करता है। थील का लॉजिक ये है कि जब किसी भी मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है ना, तो वहां जो भी कंपनी काम कर रही है उसका सारा प्रॉफिट, उसकी सारी एनर्जी बस एक दूसरे को नीचा दिखाने में या लड़ने में खत्म हो जाती है। सर्वाइवल की जंग बन जाती है। बिल्कुल। इसे ऐसे सोचिए, अगर एक ही सड़क पर 10 रेस्टोरेंट खुल जाएं और सब लगभग एक ही जैसा खाना दे रहे हैं, तो वो कस्टमर को बुलाने के लिए क्या करेंगे? प्राइसेस कम करेंगे, डिस्काउंट्स देंगे। हाँ, प्राइसेस कट करेंगे, मार्केटिंग पे पागलों की तरह पैसा खर्च करेंगे। और एंड में क्या होगा? उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो एकदम 0 के करीब आ जाएगा। वो बस किसी तरह अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे होंगे। उनके पास इनोवेशन के लिए ना तो पैसा बचेगा और ना ही टाइम। वेट, एक मिनट रुकिए। मुझे यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाउट है। इकोनॉमिक्स की थ्योरी तो हमेशा यही बोलती है ना कि मार्केट के लिए कंपटीशन बहुत अच्छा होता है।
सही कह रहे हैं। मतलब कस्टमर को फायदा होता है, चीजें सस्ती मिलती हैं, क्वालिटी इंप्रूव होती है। फिर ये जो वर्ड है मोनोपोली या एकाधिकार, इसे इतना बुरा क्यों माना जाता है? क्या मोनोपोली का मतलब ये नहीं है कि कोई कंपनी मार्केट पर कब्जा करके बस लोगों को लूट रही है? क्या पीटर थिल का ये आइडिया नॉर्मल इकोनॉमिक्स के एकदम खिलाफ नहीं है? मैं समझ सकती हूँ। ये बहुत ही वाजिब सवाल है और इसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। जब भी हम मोनोपोली वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा उन कंपनियों की इमेज आती है जो सरकार से सेटिंग करके या गलत तरीकों से मार्केट पर कब्जा कर लेती है और फिर मनमानी कीमत वसूलती है। राइट, कोई चॉइस ही ना छोड़े। एग्जैक्टली। लेकिन थील्ड उस तरह की मोनोपोली को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं वो है क्रिएटिव मोनोपोली, यानी रचनात्मक एकाधिकार। अच्छा, तो ये क्रिएटिव मोनोपोली वाला मैकेनिज्म काम कैसे करता है? मतलब ये इस शोषण वाली मोनोपोली से अलग कैसे है? क्रिएटिव मोनोपोली का मतलब है कि आप एक ऐसी कंपनी बना रहे हैं जो अपने फील्ड में इतनी यूनिक है, इतनी शानदार है कि किसी और के लिए उसे टक्कर देना पॉसिबल ही ना हो। गूगल इसका बहुत बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है। हाँ, गूगल। हाँ, गूगल ने किसी को डरा धमकाकर तो सर्च इंजन का मार्केट नहीं लिया ना। नहीं, उनका प्रोडक्ट इतना अच्छा था। बिल्कुल। उन्होंने स्टार्टिंग में एक ऐसा 0 से 1 इनोवेशन किया। उनका जो सर्च एल्गोरिदम था वो इतना सुपीरियर था कि कोई और वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। अब क्योंकि गूगल के पास एक क्रिएटिव मोनोपोली है तो वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि इस प्रॉफिट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो इसे फ्यूचर के इनोवेशन में लगा सकते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स या फिर एआई में। राइट। जो कंपनियां कंपटीशन में फंसी होती है ना, वो कभी 10-20 साल आगे का सोच ही नहीं सकती, क्योंकि उनको तो आज के सेल्स टारगेट की टेंशन होती है। सिर्फ एक मोनोपोली ही ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा सकती है जो लंबे टाइम तक चलने वाले हों। ये पॉइंट तो काफी सॉलिड है कि भाई अगर आपको इनोवेट करना है तो प्रॉफिट सिक्योर होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है, मोनोपोली कोई रातों रात तो बन नहीं जाती, राइट? बिल्कुल नहीं। कोई इंसान जो आज अपने गराज में बैठकर कोई नया प्रोडक्ट बना रहा है, वो पहले दिन ही पूरी दुनिया पर छा जाने वाली मोनोपोली कैसे खड़ी कर सकता है? ये तो इम्पॉसिबल सा लगता है। और मैं कहूंगी कि यहीं पे ज्यादातर स्टार्टअप्स ना सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती करते हैं। वो डे 1 से ही दुनिया बदलने का पूरी दुनिया पर छा जाने का सपना देखते हैं। लेकिन थील का रूल इस पर बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। स्टार्ट स्मॉल देन स्केल। ओके, मतलब छोटे से शुरू करो। हाँ, किसी भी नए बिजनेस को स्टार्टिंग में एक बहुत ही छोटे और बहुत ही स्पेसिफिक मार्केट पर फोकस करना चाहिए, जिसे निश मार्केट कहते हैं। उनका पहला गोल ये होना चाहिए कि उस छोटे से मार्केट को पूरी तरह से जीत लें, वहां के अनडिस्प्यूटेड किंग बन जाए। जब आप उस छोटे इकोसिस्टम में अपनी मोनोपोली बना लेते हैं ना, सिर्फ उसके बाद आपको धीरे धीरे अपने आसपास के बड़े मार्केट्स में एक्सपैंड करना चाहिए। वाह, ये तो जो नॉर्मल एडवाइस मिलती है उसके एकदम उलट है। सब कहते हैं कि बड़ा आइडिया है तो मार्केट भी बड़ा होना चाहिए। हाँ, सब यही सोचते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है वो हर किसी के लिए है। लेकिन अगर आप पहले दिन से ही सबके लिए प्रोडक्ट बनाने लग जाओ तो क्या आप उन बड़ी शार्क मछलियों के तालाब में नहीं कूद रहे जहां वो बड़ी कंपनी आपको सीधा निगल जाएंगी? एग्जैक्टली। अगर आप सीधे एक बहुत बड़े मार्केट में जंप करेंगे तो आपका सामना उन जायंट्स से होगा जिनके पास आपसे 1000 गुना ज्यादा पैसा है और रिसोर्सेज है। और रिजल्ट क्या होगा? वही भयानक कंपटीशन जो एंड में आपको बर्बाद कर देगा। इसका सबसे बेहतरीन और क्लासिक एग्जाम्पल फेसबुक की जर्नी है। फेसबुक? लेकिन आज तो ऐसा लगता है जैसे फेसबुक पूरी दुनिया के लिए बना था। आज वो पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन जब वो शुरू हुआ था ना, तो उसकी स्ट्रैटेजी बहुत बहुत ही सटल और फोकस थी। जब फेसबुक लॉन्च हुआ तो वो पूरी दुनिया के लिए नहीं था, यहाँ तक कि वो पूरे अमेरिका के लिए भी नहीं था। अच्छा। वो अमेरिका के सारे कॉलेजेस के लिए भी नहीं था। फेसबुक की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हुई थी। वेट, सिर्फ हार्वर्ड? इतने छोटे से मार्केट से इतनी $1 ट्रिलियन कंपनी कैसे बन सकती है? इसके पीछे ना एक बहुत ही डीप साइकोलॉजी और मार्केट स्ट्रैटेजी काम कर रही थी। हार्वर्ड के स्टूडेंट्स का एक बहुत ही छोटा और क्लोज्ड कम्युनिटी वाला ग्रुप था। फेसबुक ने वहां अकाउंट बनाने के लिए .edu ईमेल आईडी कंपल्सरी कर दी थी। ओहो, मतलब एक एक्सक्लूसिव फील दे दिया। बिल्कुल, एक्सक्लूसिविटी आ गई। वहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। इस छोटे से इकोसिस्टम में फेसबुक ने
कुछ ही हफ्तों में ऑलमोस्ट 100% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। उन्होंने उस छोटे से कैंपस में अपनी पूरी मोनोपोली जमा ली। राइट। जब हार्वर्ड के बच्चे इसके दीवाने हो गए, तब जाकर उन्होंने इसे स्टैनफोर्ड और येल जैसी दूसरी यूनिवर्सिटीज के लिए ओपन किया, और वहां भी सेम स्ट्रैटेजी लगाई। अगर वो पहले दिन ही ये सोचकर आते कि हे हम पूरी दुनिया के लिए एक सोशल नेटवर्क बना रहे हैं, तो वो शायद बहुत जल्दी बिखर जाते और माईस्पेस जैसी कंपनियों से हार जाते। राइट। बिल्कुल। छोटे मार्केट को जीतने से जो मोमेंटम मिलता है ना, वो आपको बड़े मार्केट में जाने के लिए एक रॉकेट वाला पुश देता है। तो बेसिकली एक छोटे से हिस्से को पकड़ना है, उसे पूरी तरह से जीतना है और फिर आगे बढ़ना है। लेकिन यार, सबसे बेसिक सवाल तो यहीं आकर रुक जाता है कि उस छोटे मार्केट में हम बेचेंगे क्या? मतलब वो कौन सा आइडिया होगा जो वो 0 से 1 वाला मैजिक करेगा? और ये सवाल हमें, मुझे लगता है, किसी भी इनोवेशन के सबसे मिस्टीरियस पार्ट की तरफ ले जाता है, जिसे थील कहते हैं, द सीक्रेट, यानी भविष्य का रहस्य। हाँ, और ये मैं कहूंगी पीटर थील की पूरी फिलॉसफी का एकदम सेंटर पॉइंट है। उनका मानना है कि कोई भी ग्रेट कंपनी ना हमेशा किसी ऐसे सच पर खड़ी होती है जिसे बहुत बहुत कम लोग जानते हैं या मानते हैं। वो एक बहुत ही डीप सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट सच्चाई है जिस पर बहुत कम लोग आपसे अग्री करते हैं? ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट सच्चाई है जिस पर बहुत कम लोग आपसे अग्री करते हैं? यार, ये तो सिर्फ कोई बिजनेस प्लान का सवाल नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। ये तो किसी फिलोसॉफिकल डिबेट जैसा लगता है। मतलब सोचिए, जब पूरी दुनिया एक डायरेक्शन में जा रही है, सबको लगता है कि कोई काम एक्स तरीके से ही होता है, और आप अकेले खड़े होकर बोल रहे हैं कि नहीं, सच तो इसके एकदम उल्टा है, तो उस छुपे हुए सच पे टिके रहना मेंटली कितना एग्जॉस्टिंग होता होगा। बहुत ज्यादा। जब सब आप पर हंस रहे हो, तो खुद पर वो ट्रस्ट कैसे मेंटेन होता है? मैं अग्री करती हूँ, ये मेंटली बेहद थका देने वाला प्रोसेस है, और शायद इसीलिए असली इनोवेशन इतना रेयर होता है। देखिए, इंसान एक सोशल एनिमल है, उसे भीड़ के साथ चलने में एक सेफ फीलिंग आती है। हर्ड मेंटालिटी। हाँ, अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे सब अच्छा और सेफ बोल रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वहां पहले से ही बहुत लोग जा चुके हैं। वहां कोई सीक्रेट बचा ही नहीं है, और जहां सीक्रेट नहीं है, वहां 0 से 1 का तो चांस ही नहीं है। वहां सिर्फ 1 to n होगा। थील का पूरा पॉइंट यही है कि आपको वो खोजना है जो पूरी दुनिया की नजरों से छुपा हुआ है। क्या हम इस सीक्रेट वाले कॉन्सेप्ट को रियल वर्ल्ड की किसी एग्जांपल से समझ सकते हैं? इतिहास में ऐसे कौन से सीक्रेट रहे हैं जिन्होंने लिटरली दुनिया पलट दी? अगर हम आज के टाइम की बात करें तो एयरबीएनबी इसका एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग एग्जाम्पल है। जब एयरबीएनबी शुरू हुआ था, तो दुनिया का इस्टेब्लिश्ड सच क्या था? यही कि अजनबी लोग खतरनाक होते हैं, और कोई भी पागल ही होगा जो किसी अनजान इंसान को अपने घर के बेडरूम में रुकने देगा। राइट। इन्वेस्टर्स ने तो उन्हें लिटरली भगा दिया था। बिल्कुल। उन्हें पागल बोला गया। लेकिन एयरबीएनबी के जो फाउंडर्स थे, उनके पास एक सीक्रेट था। उनका सीक्रेट ये था कि अगर आप इंटरनेट का यूज करके सही तरीके से ट्रस्ट और सेफ्टी का एक फ्रेमवर्क बना दें, तो लोग एक दूसरे के घरों में रुकने को रेडी हो जाएंगे। उन्होंने एक ऐसा सच देखा जिसे पूरी दुनिया इग्नोर कर रही थी, और आज हम देख सकते हैं कि उस एक सीक्रेट ने पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यार, ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए किसी को वो सीक्रेट मिल गया, उसने सोच लिया कि उसे 0 से 1 में क्या बनाना है। अब वो इंसान अपनी कंपनी शुरू करने जा रहा है, तो क्या इसके बाद सब कुछ आसान हो जाता है? बस आइडिया मिल गया और सक्सेस पक्की? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगी कि यहीं पर थील एक बहुत बड़ी और सीरियस वार्निंग देते हैं। एक ऐसी चीज है जिसे अगर आपने स्टार्टिंग में ही गलत कर दिया, तो उसे बाद में दुनिया की कोई ताकत, कितना भी पैसा, उसे ठीक नहीं कर सकता। अरे, ऐसी कौन सी चीज है? इसे थील का नियम या थील्स लॉ कहा जाता है, और ये जुड़ा है कंपनी की नींव यानी फाउंडेशन से। थील बहुत क्लियरली बोलते हैं कि एक स्टार्टअप की शुरुआत में जो गलतियां हो जाती है ना, उन्हें आप बाद में कभी भी फिक्स नहीं कर सकते। फाउंडेशन मतलब टीम और लोग? हाँ, किसी भी नई कंपनी की नींव में उसके को फाउंडर्स होते हैं, उसकी कोर टीम होती है, और उनके स्टार्टिंग के इरादे होते हैं। जब कोई इंसान बिजनेस शुरू करता है, तो उसके पार्टनर्स कौन हैं?
क्या वो फाउंडर्स उस सीक्रेट को लेकर एक ही पेज पर हैं? राइट। उनका काम करने का स्टाइल कैसा है, कंपनी का कल्चर कैसा है, ये सब डे 1 पर तय हो जाता है। और यही डिसाइड करता है कि वो कंपनी 10 साल बाद कहाँ स्टैंड करेगी। ये मुझे बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे गीले सीमेंट में कोई ढांचा खड़ा करना। मतलब जब तक सीमेंट गीला है तब तक तो आप ढांचे में पिलर्स में थोड़े बहुत चेंज कर सकते हो। बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी है ये। हाँ, लेकिन एक बार जब वो सीमेंट सूख गया और इमारत बननी शुरू हो गई तो आप अचानक से ये नहीं बोल सकते कि अरे यार ये खंभा मुझे यहाँ नहीं, थोड़ा साइड में चाहिए। अगर आप उस सूखे सीमेंट को तोड़ने जाओगे तो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही गिर जाएगी, राइट? 100%। इस एनालॉजी को अगर हम थोड़ा और डीप ले जाएं तो अगर मान लीजिए को फाउंडर्स के बीच स्टार्टिंग से ही विजन का सोच का गैप है। एक फाउंडर कह रहा है कि भाई कंपनी को जल्दी से किसी बड़े प्लेयर को बेचकर कैश आउट कर लेते हैं, यानी क्विक एग्जिट। और दूसरा सोच रहा है कि नहीं, हमें तो इसे 50 साल तक चलाना है और एक पूरी नई इंडस्ट्री बनानी है। तो ये जो विजन का क्लैश है ना, ये उस सूखे सीमेंट में पड़ी एक बहुत बहुत गहरी दरार की तरह है, जो कभी भी बिल्डिंग को गिरा सकती है। एग्जैक्टली। वो कंपनी कभी अपनी फुल पोटेंशियल तक, अपनी पीक तक नहीं पहुंच पाएगी। शुरुआती टीम कैसी है, उनकी बॉन्डिंग, कंपनी के रूल्स, ये सब किसी भी बिजनेस का डीएनए बना देते हैं। अगर नींव में ही गड़बड़ है तो उस पर आप कभी भी कोई महान और लंबे टाइम तक टिकने वाली इमारत नहीं बना सकते। वाह! तो अगर हम आज की इस पूरी डीप डाइव के सारे धागों को एक साथ जोड़ें तो हमने देखा कि 1 to 1 वाली दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट होता है, जबकि 0 से 1 की दुनिया में कुछ बिल्कुल नया क्रिएट होता है। बिल्कुल। फिर हमने ये समझा कि जो कंपटीशन है वो असल में मुनाफे और इनोवेशन को खत्म कर देता है और एक क्रिएटिव मोनोपोली बनाना ही असली ग्रोथ का, रियल ग्रोथ का रास्ता है। फिर इसकी शुरुआत कैसे होती है? एक बहुत ही छोटे निश मार्केट को पूरी तरह से जीतने से। एकदम सही। और इस सबके पीछे जो मेन इंजन है वो है एक छुपा हुआ सच या वो सीक्रेट जिसे पूरी दुनिया इग्नोर कर रही है। और लास्ट में इन सारे बड़े आइडियाज को रियलिटी बनाने के लिए एक सुपर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की जरूरत होती है। मैं बस इसमें इतना ही ऐड करूंगी कि इस पूरी चर्चा का जो कोर मैसेज है वो यही है कि 0 to 1 फ्यूचर के क्रिएटर्स के लिए एक वार्निंग भी है और एक गाइड बुक भी है। अगली जो भी $1 ट्रिलियन कंपनी आएगी जो दुनिया पर राज करेगी, वो कोई नया सर्च इंजन नहीं बनाने वाली। राइट, गूगल वो काम कर चुका है। एग्जैक्टली। और वो कोई नया सोशल नेटवर्क भी नहीं बनाएगी क्योंकि वहां फेसबुक बैठा है। अगली बड़ी कंपनी कुछ ऐसा बनाएगी जो आज एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो आज हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर है। सक्सेस ना पुराने मॉडल्स की कॉपी करने से नहीं, बल्कि अपना खुद का एक नया रास्ता बनाने से मिलेगी। और मुझे लगता है ये बात सिर्फ सिलिकॉन वैली के टेक स्टार्टअप्स पे ही अप्लाई नहीं होती। बिल्कुल नहीं, ये सबके लिए है। हाँ, मतलब सोसाइटी में कोई नई पहल करने वाले लोग हों, एजुकेशन फील्ड में काम करने वाले हों, या फिर वो लोग भी जो सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ में काम करने के तरीके में कुछ चेंज लाना चाहते हैं। ये जो 0 से 1 वाला माइंडसेट है, ये सबको बस दूसरों से लड़ने के बजाय खुद कुछ नया क्रिएट करने की, निर्माण करने की एक गजब की इंस्पिरेशन देता है। मैं पूरी तरह से अग्री करती हूँ। ये आइडिया ना हमें आज के टाइम में मौजूद हर सिस्टम पर एक सवाल उठाने का नजरिया देता है कि क्या हम सच में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या बस उसी प्रॉब्लम के आसपास एक और नई दुकान खोलकर बैठ गए हैं। बहुत ही डीप थॉट है ये। और इसी बात से ना मेरे दिमाग में एक और बहुत ही क्रिटिकल सवाल आ रहा है, जैसे हम आज की चर्चा के एंड में लोगों के सोचने के लिए खुला छोड़ना चाहेंगे। बताइए, क्या सवाल है? देखिए, अगर अगली बड़ी सक्सेस कुछ ऐसी होने वाली है जो आज एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट, और जिसके लिए 0 से 1 वाली एकदम हटके सोच चाहिए, तो क्या हमारा जो आज का एजुकेशन सिस्टम है वो इसके लिए हमें तैयार कर रहा है? ओह, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारे करंट बिजनेस मॉडल्स बचपन से लेकर बड़े होने तक हमें क्या सिखाते हैं? रटना, पुराने फॉर्मूलों को कॉपी करना, एग्जाम में सेम आंसर लिखना। मतलब हमें तो सिर्फ 1 to n जाना ही सिखाया जाता है ना। बिल्कुल, सिस्टम तो ऐसी डिजाइन है। तो क्या ये जो सिस्टम्स हैं ये फ्यूचर के इन 0 से 1 इन्वेंशंस के लिए किसी को भी 1% भी तैयार कर रहे हैं, या फिर फ्यूचर बनाने के लिए हमें अपने एजुकेशन और अपनी सोच की पूरी बुनियाद को ही उस गीले सीमेंट की तरह पूरी तरह से फिर से डिजाइन करना होगा? इस पर गहराई से जरूर सोचिएगा। अगली बार तक के लिए कुछ नया खोजने और उस छुपे हुए सच की तलाश करने की जर्नी चालू रखिए।